नमस्कार बच्चों, ईदगाह इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह इस पाठ का यह सेशन नंबर 5वां है। अब तक हमने देखा कि ईदगाह में जाने के बाद हामिद वहाँ पर चिमटा लेता है और उस चिमटे का असर उसके दोस्तों के मन पर भी पड़ता है। अब वो घर लौटकर आने वाला है और चिमटे को देखकर दादी की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका वर्णन हम अगले परिच्छेदों में पढ़ेंगे। इस प्रसंग में इस सेशन में अब हम ईदगाह से घर लौटने पर हामिद और उसके दोस्तों के साथ घर पर क्या होता है, इसका वर्णन किया है। तीसरा प्रसंग है 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। अब देखिए यहाँ पर सब जो ईदगाह में गए थे वह मेले में सारा आनंद लेकर कितने बजे तक गांव में आते हैं, तो 11 बजे के समय तक आ जाते हैं। और जैसे ही सारे लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है तो सारे गांव में हलचल मच जाती है। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के जो उछली तो मियाँ मिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। अब देखिए मोहसिन ने खिलौने के रूप में क्या ली थी, भिश्ती ली थी। और जैसे ही मोहसिन अपने घर पर आती है तो उसकी छोटी बहन दौड़कर उसके खिलौने को अपने हाथ में छीन लेती है। और जब वो छीनती है तो मारी खुशी से उछल जाती है और ऐसे अवस्था में क्या हो जाती है, वह मिश्ती नीचे गिर जाती है और मिट्टी में मिल जाती है, टूट जाती है। सुरलोक सिधार गए, अर्थात उस खिलौने का अंत हो जाता है। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। अब देखिए यहाँ पर हामिद के दोस्त मोहसिन घर लौटने पर उसके साथ क्या होता है घर पर, इसका वर्णन किया है कि मोहसिन ने जो खिलौना लिया था वो उसके बहन के द्वारा खराब हो जाता है, टूट जाता है, अर्थात उसका खिलौना खराब हो गया। ये तो हुआ। दूसरा, दोनों भाई बहन में मारपीट हो गई, झगड़ा हो गई, दोनों ही रोने लगे। यह तीसरा हुआ प्रसंग। और दूसरा प्रसंग हुआ। और तीसरा प्रसंग क्या हुआ कि दोनों भाई बहन का शोर गुल्ला सुनकर उनकी अम्मा बहुत क्रोधित हो गई, दोनों पर बिगड़ी और दोनों भाई बहनों को जोर से दो दो चांटे लगा दिए। अब मियाँ नूरे के साथ क्या होता है, इसका वर्णन आगे लेखक कर रहा है। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 कुटियां गाड़ी गई। अब देखिए नूरे ने जो वकील लाया था, वकील का जो खिलौना आया था, आप लोगों को पता है वकील का पद का उसका ओहदा कितना बड़ा होता है, तो वो जमीन पर नहीं बैठ सकता है या खड़ा हो सकता है ना। तो इसके लिए नूरे ने क्या सोचा कि दीवार में 2 कुटिया गाड़ी और उसमें उस लकड़ी का पटरा रख दिया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया। अब देखिए वो मिट्टी के खिलौने की कितने आव भगत यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर लेखक ने सुंदर शब्दों में इसका चित्रण किया है। पटरे के कागज का कालीन बिछाया गया और वकील साहब राजा भोज की भांति फिर सिंहासन पर बैठ गए। नूरे ने उनसे पंखा झलना शुरू कर दिया। अदालत में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो। अब देखिए छोटे बच्चे होते हैं जो बड़े लोगों को देखते हैं, उनका वह अनुकरण करते हैं और उसी के अनुसार आचरण व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। नूरे ने भी वकील के बारे में जो सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वही व्यवहार वो अपने घर में उस खिलौने वाले वकील के साथ कर रहा है। तो वह उस अच्छे से उसके लिए स्थान बना दिया, फिर पंखा भी लगा दिया। और उसने सुना होगा कि अदालतों में खस की टट्टियां होती है, बिजली के पंखे रहते हैं, तो उसके घर में बिजली के पंखा नहीं, इसलिए वो हाथ से झलाने वाला पंखा उसके खिलौने वाले वकील को चलाना शुरू कर देता है। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी या नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे।
मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मर्त्यलोक में आ रहे और उनकी माटी को चोला माटी में मिल गया। अब देखिए किस प्रकार से नूरे के जो मिट्टी का खिलौना था वकील, वह किस प्रकार से नष्ट हो गया। इसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि पंखे के कारण, उसकी चोट लगने के कारण, पंखे का धक्का लगा होगा या उसके हवा के झोंके से वह वकील साहब नीचे गिर गया और स्वर्गलोक से वह डायरेक्टली मर्त्यलोक में चला गया, अर्थात वो नष्ट हो गया, वो खिलौना बेकार हो गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब के अस्थि पूरे घर भुरेड़ पर डाल दी गई। तो इस प्रकार से देखो अपना खिलौना कुछ समय के लिए ही भी अच्छे से नहीं खेल सके, इसके लिए थोड़ा रोना वीना शुरू हो गया और इस प्रकार उस खिलौना जो मिट्टी का जो खिलौना था वकील साहब, वह कचरे के कुंडे में डाला गया। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने खिलौना का वर्णन किया है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो वास्तविक रूप में उसको मानकर उसके साथ खेलते हैं। अब आप देखो, जो अगर बच्चे होते हैं वो गुड़िया का खेल खेलते हैं, तो उनके पास गुड़िया होती है तो उनको साड़ी बांधते हैं, मतलब माँ जैसा करती है ना वैसा ही वह सब। अब खिलौने के साथ खेलना होगा, खाना बनाना होगा, वो सब वैसा ही व्यवहार करते। तो यहाँ पर भी छोटे बच्चे वैसा ही उनके खिलौने के साथ व्यवहार करें। अब महमूद के पास मिट्टी का खिलौना है सिपाही, लेकिन वो पूरा सिपाही जिस प्रकार से व्यवहार करता है उसी प्रकार से उसको साथ व्यवहार करता है। चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज उसके मिट्टी के खिलौने को मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, सिपाही को टोकरी में रख दिया था और फिर वो टोकरी लेकर यहाँ से वहाँ खेल रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते रहो पुकारते चलते रहे। अब उसका जो छोटा भाई था और अन्य भी बच्चे आए होंगे और वो खेलने लगे, और छोड़ने वाले जागते रहो अर्थात सोने वाले जागते रहो। यहाँ पर वो छोटे बच्चे की मासूमियत का वर्णन किया है कि तोतले भाषा में वो किस प्रकार से खेलते हैं, बोलते हैं, इसका वर्णन लेखक ने किया है। मगर रात को अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग गई, टोकरी उसके हाथ से छुटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक ले जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, महमूद अपने भाइयों के साथ टोकरी में लेकर उसके साथ खेल रहा था। उस मिट्टी के खिलौने सिपाही का जो खिलौना उसने लिया था उसके साथ खेल रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से उसको दिखाई नहीं देता है और वह उसकी टोकरी नीचे गिर जाती है। और जैसे ही टोकरी नीचे गिर जाती है वह सिपाही जो है वह अपने बंदूक के साथ जमीन पर गिर जाता है और इस प्रकार से वह मिट्टी का जो सिपाही था उसकी एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर भी है। अब बच्चों का पता होता ना कि कितना भी महंगा खिलौना ले दो, वो क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स निकालते रहते हैं और फिर से उसको मरम्मत करने के प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी महमूद ने क्या किया, उस मिट्टी के खिलौने की जो टांग निकल गई थी उसको ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे थे। तो डॉक्टर के जिस प्रकार से अलग अलग शरीर के पार्ट्स ज्वाइन करते उसी के अनुसार वो भी प्रयास कर रहा था। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। आनन फानन का अर्थ होता है कि जल्दबाजी में जोड़ना। तो उसे लगा कि अभी चलो अभी कुछ ना कुछ हरकत करके उसके टूटी हुई टांग को फिर से जोड़ देगा। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता टांग जवाब दे जाती। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी गई जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। तो इस प्रकार देखो जो मिट्टी के खिलौने लाए थे तो वो सिपाही के दोनों पैर तोड़ दिए जाते हैं और उसे एक जगह पर आराम से रख दिया जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है कि हामिद के दोस्तों का घर पर जो खिलौने लेकर गए थे उसका क्या हर्ष हुआ, कितने समय तक उस मिट्टी के खिलौने का जीवन रहा, ना वो खुशी के साथ उसको ज्यादा समय तक खेल सके
और न ही वह ज़्यादा समय तक अच्छे ढंग से रह सके। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। मोल लेना, भाव करके, कीमत करके खरीद लेना। अब यहाँ पर संवादों को याद रखना है। यह चिमटा कहाँ था? यह संवाद किसका है? अमीना दादी का। किससे कहा है? हामिद से। मैंने मोल लिया है संवाद हामिद ने अपने अमीना दादी से कहा है। कई पैसे में अर्थात कितने पैसे में? तो हामिद बोलता है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, अर्थात अमीना को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। आपने भी देखा होगा ना कि अगर आप कुछ अनुचित कार्य करते तो आपकी माँ आपको जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आपके ऊपर क्रोध करती है, तो उसी प्रकार से वह भी क्रोध करने लगी, उनको गुस्सा आ गया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि 2 पहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। अब देखिए वह उसे थोड़ा दर्द होता है अमीना दादी को। इतना बेसमझ लड़का कैसे हो सकता है कि सुबह से गया था, प्रातः काल से हो गया, अब दोपहर हो गई, 2 प्रहर हो गया, जाते समय कुछ खाकर भी नहीं गया था, और अभी वहां पर जाकर, मेले में जाकर भी उसने न कुछ खाया न पिया। जितने भी पैसे थे वह सिर्फ चिमटे में उसे चिमटा खरीद लाया। वो लाया क्या? तो चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अब यह सारी बातें देखकर क्रोध आ गया था दादी को कि क्या ऐसा ना समझ लड़का है। जो पैसे दिए थे उसे कुछ मिठाई खानी चाहिए थी या कुछ ढंग की चीज लानी चाहिए थी। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब दादी के गुस्से होने पर, क्रोध होने पर हामिद को थोड़ा अपराध महसूस हुआ और भयभीत होकर थोड़ा डर के मारे वह कहता है कि अमीना दादी से कहता है कि दादी, आपके उंगलियां हमेशा तवे से जल जाती है और यह जो चिमटा है इससे आप क्या कर सकती है, तवे को हाथ नहीं लगा पाएंगी, गरम तवे को हाथ नहीं लगा पाएंगी तो आपकी उंगलियां नहीं जलेंगी। यह सोचकर मैंने यह चिमटा आपके लिए लाया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक वर्णन करता है कि बुढ़िया अर्थात अमीना दादी हामिद पर क्रोधित हुई थी, गुस्सा हुई थी, लेकिन जैसे ही कि हामिद के द्वारा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। जब यह वाक्य सुनती है, यह बात सुनती है तो अमीना दादी का क्रोध तुरंत हामिद के प्रति प्यार में, स्नेह में बदल जाता है कि इतना छोटा सा बालक है फिर भी उसका मन भी तो ललचाया होगा खिलौना देखकर, उसका मन भी तो ललचाया होगा बाकी बच्चों को मिठाई खाते होकर, लेकिन उसने अपने मन को काबू में रखा और ऐसी चीज ली जिससे कि उसके दादी को प्रसन्नता हो, उसके दादी को उपयोगी हो। तो ऐसे भाव के दादी को वहां पर सोचने लगती है कि इतने अबोध बालक के मन पर दादी के प्रति जो स्नेह था वह प्रभाव उसके मन पर अधिक था, ना कि इतर अन्य बच्चों की जैसे थोड़े से खिलौने के लिए, थोड़ी सी मिठाई के लिए उसका जी ललचा रहा था। तो आगे चलकर भविष्य के और वह सोच रहा था और जब दादी ने यह सारी बातों पर समझा तो उस दादी को उसके प्रति स्नेह आया, प्यार आया, और ऐसा स्नेह नहीं कि जो शब्द में बिखेर दे। तो शब्दों के द्वारा दादी ने अपने प्रेम को, प्यार को व्यक्त नहीं किया, बल्कि अपनी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा दादी ने हामिद के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि भले ही दादी ने बोलकर अपने मन के भाव को, अपने मन के प्यार को, स्नेह को हामिद के ऊपर नहीं बरसाया, लेकिन उसका जो व्यवहार था, उसके प्रति जो प्यार था वो बहुत ही प्रगल्भ था। बच्चे में कितना त्याग की भावना है, कितनी सद्भाव है और कितना विवेक है। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य यहाँ पर बताया है कि सच में इतने छोटे से
अबोध बालक के ऊपर अगर देखा जाए तो त्याग की भावना, उसने खिलौनों का त्याग किया था, उसने मिठाई का त्याग किया था, और सद्भाव और विवेक था उसके अंदर, कि विवेक थी कि उसके दादी के लिए क्या आवश्यक है, जो कम पैसे दिए गए उसका सही उपयोग कैसे किया जाए। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की बात याद आई। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि छोटा होने के बावजूद भी उसने घर के एक बड़े कर्तव्य पूरा करने वाले व्यक्ति का पार्ट निभाया था, अर्थात पात्र निभाया था। जबकि बुढ़िया अमीना दादी जो थी, अब एक छोटी बच्चे के समान उसके सामने उसके स्नेह को देखकर, प्यार को देखकर, अपने प्रति लगाव देखकर रोने लगी थी। बच्चे के जैसे, छोटे बच्चों के जैसे रोने लगी थी। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि इतने से छोटे अबोध बालक के मन पर एक बड़े व्यक्ति के या बड़े आदमी की कर्तव्य बोध की भावना दिखाई दे रही थी। बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।